इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, या इसको बोल सकते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी के बारे में जान लेते हैं। ए बॉडी विच ऑब्जर्व कम्प्लीटली द एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। फॉर एग्जांपल एसोथर्मल कैविटी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉडी लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है। ठीक है, इस पे जितने भी रे आ रहे हैं लाइट के या कोई भी दूसरा एनर्जी का फॉर्म आ रहा है, ये सब कोई अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है, अपने में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और उसको बाद में इमिट करता है। तो इस टाइप के बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कंप्लीट सब ए टू जेड हर एक एनर्जी को। कोई बॉडी क्या आता है, आधा को ऑब्जर्व करता है, आधा को रिफ्लेक्ट करता है, नहीं, लेकिन ये सभी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस टाइप के बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? अपन एक ब्लैक बॉडी लेंगे, उसको एक रूम के अंदर रख देंगे कुछ इस तरह से। ये क्या है? ब्लैक बॉडी। ठीक है, बी ब्लैक बॉडी। अब इस रूम का ऐसा एक सिस्टम है कि इस रूम में टेम्परेचर अपन चेंज कर सकते हैं। जब चाहे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अपन यहाँ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ट्राई किया, चलो थोड़ा सा कम टेम्परेचर, जैसे कि 998 केल्विन ट्राई किया। ठीक है, सबसे पहले इस रूम का टेम्परेचर कितना है? 998 केल्विन। तब अपन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो वेव लेंथ, ठीक है, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है यहाँ से इस ब्लैक बॉडी से, उसका वेव लेंथ और उसमें एनर्जी का जो ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा नीचे लेवल का। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी का पॉइंट है वो यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। अपन ने क्या कर दिया, कम से कम इतना, ठीक है, 1995 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। तब अपन ग्राफ देखिए, जो वेवलेंथ और एनर्जी का वो कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, अपन ने फिर इंक्रीज़ किया टेम्परेचर। अब अपन इतना ले लेते हैं। ठीक है, तब के केस में अपन का ग्राफ कितना बना? कुछ इस तरह से। ठीक है, ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है। अब थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 14,000 कुछ ले लेते हैं। ठीक है, 1400, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब फर्दर इंक्रीज़ करेंगे, 1600 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अपन का तीनों ग्राफ बन गया, चारों पांचों जो भी है। तो ये अपन का 998 केल्विन का ग्राफ, ये अपन का 1095 केल्विन का ग्राफ, ये अपन का 1259 का, ये 1449 और ये 1646 केल्विन का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आपका एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही बढ़ते जा रहा है। साथ ही ये जो मैक्सिमम एनर्जी का जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है किधर? वाई एक्सिस के साइड। देखिए पहले यहाँ पे था, इधर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन को यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट किए, तो अपन के पास ये ग्राफ बन गया। अब इससे अपन टोटल 5 कंक्लूजन फाइंड करेंगे। ठीक है, उस 5 कंक्लूजन के बारे में हम अपन एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं। तो अपन फर्स्ट कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उससे सबसे पहले अपन को एक टर्म समझना पड़ेगा, लैम्डा एम। ठीक है, तो ये मैंने एक रफ टाइप पे कुछ डायग्राम बना लिया है, ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका फर्स्ट टेम्परेचर के लिए, आपका सेकंड टेम्परेचर के लिए, थर्ड टेम्परेचर के लिए, ये इसको T1 T2 T3। ठीक है, तो इसमें देखिए एनर्जी का जो मैक्सिमम पॉइंट है इस ग्राफ में यहाँ पे है। तो इस पॉइंट से हमको जो वेवलेंथ फाइंड होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वेवलेंथ फाइंड होगा वो हो जाएगा आपका लैम्डा एम इस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से अपन एक फाइंड करेंगे लैम्डा एम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैम्डा एम होगा T2 के लिए वो अपन को लैम्डा एम प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ के लिए जो वेवलेंथ रहेगा, इसका यहाँ पे हाई पॉइंट है तो इससे अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ रहेगा वो अपन T3 के लिए लैम्डा एम का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा एम कौन सा चीज़ है आपको ये समझ आ गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब वेवलेंथ का वैल्यू 0 रहेगा तब आपका एनर्जी भी 0 रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ वेवलेंथ का वैल्यू 0 है तो अपन को एनर्जी भी यहाँ पे 0 मिला है। जब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम, ठीक है, जब लैम्डा का वैल्यू लैम्डा एम रहेगा तब हमको को एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा एम है तो इसके केस में T1 के लिए मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे है, T2 के लिए भी मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा लैम्डा एम के केस में। ठीक है, तो जब लैम्डा एम रहेगा तो हमको एनर्जी क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। जब लैम्डा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, इसका कहाँ पे टच होगा कोई पता नहीं है, तो ये क्या इन्फिनिटी। तो लैम्डा इन्फिनिटी रहेगा तो अपन को जो एनर्जी है वो 0 मिलेगा। ठीक है, ये अगर आगे जाएगा तो 0 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, तो अपन को एनर्जी क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट, ठीक है, जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 रहेगा तो एनर्जी भी 0 रहेगा, जब लैम्डा एम रहेगा तो एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, जब लैम्डा मैक्सिमम होएगा या इन्फिनिटी रहेगा तो एनर्जी भी 0 हमको मिलेगा। ठीक है,
तो सेकेंड कंक्लूजन की ओर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड कंक्लूजन ये है, हायर द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी ग्रेटर इज द टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय इट। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ए हॉट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी है, जो अपन को एनर्जी मिलेगा वो किस पे डिपेंड रहेगा, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ई लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴ मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फोर्थ पावर। ठीक है, तो ये अपन का सेकंड कंक्लूजन। अब अपन थर्ड कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं। तो थर्ड कंक्लूजन जो है वो ऑलमोस्ट सेकंड के टाइप ही है, बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ई लैम्डा फॉर वेव लेंथ लैम्डा एमिटेड इंक्रीजेस रैपिडली विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका एक कोई फिक्स लैम्डा के लिए जो एनर्जी रहेगा, ठीक है, आपका मान लो वेव लेंथ हमेशा फिक्स है 3 × 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, 3 वाला, ठीक है, फिक्स है। तो उसी वेव लेंथ में अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना एनर्जी बढ़ेगा, उसका रिलेशनशिप दिया है। और इसके पहले जो सेकेंड कंक्लूजन पढ़े थे तो उसमें ई इज इक्वल टू ई प्रोपोर्शनल टू T⁴ दिया था, नॉट ई लेमडा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही बस है, यहाँ पे एक फिक्स लेमडा के लिए और सेकंड वाले में लेमडा फिक्स नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एनर्जी है वो टाइम के 5th पावर के प्रोपोर्शनल होगा। अब अपन फोर्थ कंक्लूजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ कंक्लूजन ये निकला, इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस द वेव लेंथ लैम्डा एम करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएंट शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये आपको लैम्डा एम का कॉन्सेप्ट मैंने आगे से समझा दिया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, देखिए ये 998 केल्विन का था, ये उससे कुछ ज़्यादा का, ये वाला अगर आप उससे कुछ ज़्यादा का, ये वाला अगर आप कुछ उससे ज़्यादा का। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो टूवर्ड्स वाई एक्सिस की ओर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे था, फिर ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ का वैल्यू है वो छोटा हो जा रहा है। इस केस में यहाँ से यहाँ तक का था, इस केस में थोड़ा कम हो गया, इस केस में यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा और कम हो गया। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, सेम आपका लैम्डा एम का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, अब अपन फिफ्थ कंक्लूजन की ओर चलते हैं। तो फिफ्थ कंक्लूजन ये बोला गया है, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एमिसिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो आपका टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगाने के लिए दोनों को इंटू करके इक्वल टू बी, जहाँ बी क्या है, कांस्टेंट है। हियर बी इज कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 2.88 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड विन्स कांस्टेंट। या यहाँ पे आप ये सीधा बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये सब भी आप बोल सकते हो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब ये जो अपन का जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हुआ था, जिसका अपन ने ग्राफ बनाया था, उसको अब एक एक करके एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट सब मिलकर एक्सप्लेन किए। तो यहाँ पे फ्लोइंग 4 लॉज वेयर पोस्टपोन्डेड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, टोटल 4 लॉ निकले। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टेफन लॉ के बारे में। तो स्टेफन लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द स्टेफन लॉ द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इस चीज़ को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या है, टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही, नॉट एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए ओनली ई लिए हैं। ठीक है, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर, ई फॉर एनर्जी। और फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक सिग्मा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो यहाँ पे सिग्मा का जो वैल्यू है वो 5.87 × 10⁻⁸ WM⁻², K⁻⁻4 इस काल। अब इसको क्या बोलते हैं, स्टेफन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं विन्स लॉ। ठीक है, तो इसके खास सब क्या गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एंड द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बोथ चेंजेस। ठीक है, सिंपली यहाँ भी वही सेम चीज़ बोला गया है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख सकते हो, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो आपका जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होगा, साथ ही साथ एनर्जी भी चेंज होगा। देखिए यहाँ पे पहले था 998 केल्विन, तो तब वेवलेंथ हाईएस्ट वेवलेंथ था ये। ठीक है, उसके बाद जैसे ही चेंज किया गया
वेवलेंथ चेंज हो गया, एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा। यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे था, लेकिन इसके केस में यहाँ हो गया, आगे आगे जैसे बढ़ा यहाँ पे वेवलेंथ हो गया और एनर्जी यहाँ तक पहुँच गया। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करेंगे आपका वेवलेंथ साथ ही साथ आपका एनर्जी भी चेंज होगा। तो आप किस तरह से दोनों चेंज होंगे उसको देखते हैं। तो जैसे कि अपन फॉर वेवलेंथ देखते हैं सबसे, अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा, मतलब वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। और फॉर एनर्जी, ठीक है, अब फिक्स वेवलेंथ की एनर्जी ले रहे हैं ना हम, ई लैम्डा ले रहे हैं, तो एनर्जी के केस में क्या है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁵, मतलब टेम्परेचर के 5th पावर में प्रोपोर्शनल है, जैसे कि मतलब थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एनर्जी बहुत सारा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये अपन का सेकंड है। अब अपन बढ़ेंगे थर्ड लॉ की ओर। तो ये अपन का थर्ड थ्योरम, रीले-जीन्स थ्योरम या लॉ बोल सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोला गया है, टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रिले एंड जीन्स एज्यूम दैट इनसाइड द कैविटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ रेडिएशन wave incident on the walls and wave reflected from it, stationary waves of discrete wavelength are formed hence। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका जो ब्लैक बॉडी में इंसिडेंट रे रहते हैं, ठीक है, मान लो आपका कोई एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे जो इंसिडेंट रे आते हैं तो यहाँ पे दो अलग अलग इंसिडेंट रे आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ये बोला गया है। फिर उसके हिसाब से एक नया वेवलेंथ जनरेट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ये बोला गया है, एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा डी लैम्डा इज इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लिया गया है यू लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे किस रेंज में बात किया गया है, जब आपका वेवलेंथ लैम्डा हो उस लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में हो या इन दोनों के रेंज में हो, ठीक है। तब के केस में जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल एक टर्म है, उसके साथ इसको इंटू क्या गया है, मीन एनर्जी पर मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का वाइब्रेशन, इन दोनों का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो पहले वाला टर्म का एक्सप्रेशन 8π/λ⁴ इंटू डी लैम्डा है, और सेकेंड जो मीन एनर्जी पर मोड है उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा KT, ठीक है। तो यहाँ पे K भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को फाइनली इंटू करने पे हमारे पास आ जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8π/KT/λ⁴ डी लैम्डा, ठीक है। ये आपका एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस लॉ में बस एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन होगा, यही बस बताया गया है। और यहाँ पे कुछ एक इसका ड्रॉबैक है, यहाँ पे कुछ लिमिटेशन हो गए हैं, तो वो है यहाँ पे, दिस लॉ कुड एक्सप्लेन ओनली द हायर वेव लेंथ part of the experiment energy distribution curve, because from the above relation we find that u lambda decreases with increasing lambda, ठीक है। तो यहाँ पे बस हायर वेवलेंथ है ना, बस उन्हीं के लिए एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है। अब अगर आप लोअर वेवलेंथ के लिए ये काम नहीं करता, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन फोर्थ लॉ की ओर। तो बेसिकली इसको बोल सकते हो यही है क्वांटम थ्योरी, मतलब यही सबसे बेस्ट माना गया, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है, टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन सक्सेसफुली, प्लैंक्स इन 1900 postponed the quantum theory. According to Planck, the emission and absorption of radiation is not continuous, but it is in the form of bundles or packets of definite energy. Each bundle or packet is called quanta or photons, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, कोई वेव ये सब के फॉर्म में नहीं होता। जो रेडिएशन होता है वो एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है, मतलब एक एनर्जी पैकेट आता है जाता है। मतलब जैसे कि आपका ये कोई ब्लैक बॉडी है तो इसमें एक एनर्जी पैकेट आएगा, ऑब्जर्व होगा, एक एनर्जी पैकेट इमिट होगा, तो इस टाइप से एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है इस प्लैंक्स लॉ में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ा गया है, ईच फोटोन्स हैव डेफिनाइट एनर्जी एंड डेफिनाइट मोमेंटम, ठीक है। ईच एनर्जी हैव डेफिनाइट एनर्जी, ईच फोटोन हैव डेफिनाइट एनर्जी एंड डेफिनाइट मोमेंटम, हुज वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जिसका वैल्यू क्या है, जो जिस रेडिएशन से इंसिडेंट रे आ रहा है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी पे प्रोपोर्शनल रहेगा। इफ़ v इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, यहाँ पे v को क्या माना गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी, या उसका एनर्जी किस तरह से हो जाएगा, अगर v आपका फ्रीक्वेंसी है और e एनर्जी है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तब केस में यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो E इज इक्वल टू एच वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h क्या है, एक कांस्टेंट है,
ठीक है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, अब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा पी इज इक्वल टू एच वी बाई सी। यहाँ पे एच क्या है कांस्टेंट, वी क्या है फ्रीक्वेंसी, सी क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आगे ये बोला गया है कांस्टेंट के बारे में बताया गया है, वेयर एच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच को क्या बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट, हुज वैल्यू इज 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट जिसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड अब उसके बाद ये पता गया कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है द एनर्जी इज इनर मल्टीप्लायर ऑफ एच वी। ठीक है, तो जो एनर्जी है यहाँ पे इज इक्वल टू एच वी, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए, सेकेंड के लिए 2 एच वी, थर्ड के लिए 3 एच वी। तो इस टाइप से एनर्जी हो जाएगा 1 एच वी 2 एच वी, इस टाइप से इनर मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये भी इंक्रीज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इंटू होते जाएगा। तो यही आपका कंप्लीट प्लैंक्स लॉ। ठीक है।